हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। हमारे आर की क्लास में आज हम लेके आए हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका आंसर होगा ए तथा दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन हो गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा 1858 से 1862 के मध्य भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। जोगेंद्र मंडल विधि मंत्री होंगे, ये विधि मंत्रालय, यहाँ पे वित्त हो गया है, ये विधि होगा यहाँ पे। अरुणा आशफ अली रेल मंत्रालय होंगे। इसका आंसर होगा बी, जोगेंद्र मंडल विधि मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ तथा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी देखते जाइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा या कौन सी 8वीं अनुसूची से संबंधित है या है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ दिया गया, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसका क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी एवं संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका आंसर होगा ए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत है।
प्रश्नगत अन्य सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? कौन सी थी इसमें? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, लोथल। कौन सी थी? सतलज नदी के किनारे कौन सी बस्ती अवस्थित थी? रोपड़। हड़प्पाकालीन बस्तियों में से रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। हड़प्पा कहाँ पे थे? रावी नदी के। कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल कहाँ है? भोगवा नदी। और रोपड़ सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सबको पता होगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है सी, गंगा। गंगा के तट पर नहीं था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार गंगा नदी के तट पर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? कौन सा नहीं कराया जाता? ए, पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन। इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व नगर निगम के चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका विवरण दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ज अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घ आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ए इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सही पता करना है। कौन सा सही है? यहाँ डी। ये सभी सही है। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? है बी, केवल ए। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा है। ये संविधान के भाग 4 क्लॉज क में वर्णित है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर होगा ए, यह मूल संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है।
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? इसका आंसर होगा बी, उत्प्रेषण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट। ये रिट 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2/3 बहुमत द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा बी, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। इसका आंसर होगा बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 41। लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, ये किस में है? ये है अनुच्छेद 47 में। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क्लॉज का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 एक के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, किंतु न तो वह सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है न ही सरकारी सेवक। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 29 विषयों पर। इसका आंसर होगा सी। की व्याख्या देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा
भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक था। सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक कौन था? इसका आंसर होगा एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख वरीद ए मुमालिक। की व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। इसके अंतर्गत अनेक वरीद थे। यहाँ पर कुछ और भी विभाग दिए गए हैं, जैसे दीवान इंशा। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, आप लोग, मैं बोलती जा रही हूँ, वो समझ लीजिए। ये कौन होते थे दीवाने इंसा? राजकीय पत्राचार विभाग। अमीर ए आखुर ये कौन होते हैं? अश्वशाला का प्रधान होता है, उसे बोलते हैं अमीर ए आखुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए पुस्तक दी गई है और उसके लेखक दिए गए हैं। शाहनामा फिरदौसी, ये सही है। श्री कृष्ण विजय मालाधार बसु, ये सही है। तहकीक ए हिंद अल बरूनी, ये भी सही है। और रेहला उत्वी, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा? रेहला होगा। इब्न बतूता, इब्न यहाँ पे लिखने में नहीं आ रहा है तो सॉरी, मैं बोल दे रही हूँ आप लोगों को। रेहला का होगा इब्न बतूता और उत्वी का होगा किताब उल यामिनी। इसका किताब उल यामिनी। तो ये जो ऑप्शन है डी, इसका ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अन्य सभी ऑप्शन जो है सही सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? इसका आंसर होगा सी, आगरा फोर्ट। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लाल किला शाहजहां ने, जामा मस्जिद शाहजहां ने, और आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था। आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? इसका निर्माण करवाया था अकबर ने 1574 ईस्वी में। कब करवाया था? 1574 ईस्वी में करवाया था अकबर ने आगरा फोर्ट का निर्माण। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1648 ईस्वी में। कब करवाया था? 1648 ईस्वी में। लाल किला शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण, इसका भी 1648 ईस्वी में करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण 1656 में करवाया था। 1656 में करवाया था शाहजहां ने। और आगरा फोर्ट का अकबर ने करवाया था 1574 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें। सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नौजवान सभा। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम है। इन संस्थाओं का सही कालक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। सोशल सर्विस लीग, इसका आंसर होगा बी आंसर है इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। 1911 में हुई थी इसकी स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड
लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और कारण, मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और इसके लेखक या संपादक दिए गए हैं। यहाँ पे पहला है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका सही है जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसका भी सही है लाला हरदयाल। ए नेशन इन मेकिंग, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और हमदर्द का होगा मोहम्मद अली। तो इसका सही आंसर होगा बी। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है किस लिए? इसका आंसर है ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पवनार आंदोलन को जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते। पवनार आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को ये 9 है। पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ यात्री दिए गए हैं और यहाँ शासक दिए गए हैं। तो सही सुमेलित कौन से हैं देखते हैं। निकोलो कांटी, देवराय प्रथम, ये सही है। नूनिज अच्युत राय, ये भी सही है। डोमिंगो पायस, कृष्णदेव राय, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका देखिए। लोयस पठार चीन, ये भी सही है। पोटावर पठार पाकिस्तान, ये भी सही है। सान पठार म्यांमार, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा बी, शंकर नायर ने
कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ पाम ऑयल का देश कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केन्या। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर है ए। अफ्रीका महाद्वीप के देश नाइजीरिया को तिल ताड़ पाम ऑयल का देश कहा जाता है। नाइजीरिया, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत आंसर दे दिया। इसका आंसर होगा सी, नाइजीरिया। अब व्याख्या देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देश नाइजीरिया को तिल ताड़ का देश कहा जाता है। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है। यह अटलांटिक महासागर का एक कोना है। अजूबा नाइजीरिया की राजधानी है। अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित 2 नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2 सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अतः अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन हेतु। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान कपास के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पंपास स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है न्यूजीलैंड में। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिणी आल्प पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन: उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। कारण: उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है? संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। क्षोभ मंडल के संबंध में संवहन धाराएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह धरातल से औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव 0 होता है। सत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा बी, ना तो 1 ना ही 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना कोरियोलिस बल कहलाता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव 0 होता है, जबकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन: चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। कारण: यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर
चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं। चिनूक को हिमबख्शी पवन भी कहा जाता है क्योंकि यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा सी, पंजाब हिमालय। हिमालय का पंजाब क्षेत्र सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है ये? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसकी लंबाई लगभग नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा 2637 मीटर है। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? कौन से दो देश हैं? स्पेन और पुर्तगाल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यूरोप के दो देश स्पेन एवं पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन एवं पेनाइन है। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 24 में या अनुच्छेद 17 में? किस में है? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। कारण: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महापरीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परंतु उसे उसी सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका डी सही है आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ए तथा दो दोनों। व्याख्या: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 264 में या अनुच्छेद 265 में? का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 263 में। राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के गठन का वर्णन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। इस परिषद का प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। इसकी स्थापना पहली बार वर्ष 1990 में हुई थी। अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 2 के तहत
2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा। निम्नलिखित इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 2 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों के मध्य समन्वय अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आजीवक मक्खल गोसाल, बरकरी नामदेव, ये भी सही है। धरकरी रामदास, ये भी सही है। रामावत रामानुज, ये गलत है। रामावत रामानंद हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर श्री वैष्णव होता तो ये रामानुज सही हो जाता, श्री वैष्णव। इसका आंसर होगा डी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? खसरा। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। खसरा विषाणु जनित रोग है। इसका वाहक पैरामिक्सो विषाणु है। यह त्वचा को प्रभावित करता है, जबकि एथलीट फुट, गंजापन, दमा तथा दाद फफूंद जनित रोग है। फफूंद जनित रोग कौन कौन से हैं? गंजापन, दमा, एथलीट फुट तथा दाद। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। इसमें से सही कौन है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी सही हैं। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? इसका आंसर है टायरोसिन। अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, देखना है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ये सही है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, ये भी सही है। विटामिन B12 साइनाकोबालेमिन, ये भी सही है। और इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो ये डी होगा, विटामिन B2, ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B2 यहाँ फ्लोक्विनोन की जगह राइबोफ्लेविन होना चाहिए, राइबोफ्लेविन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? किसका नहीं है? गोदावरी का। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन तथा दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक जिला है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कारण, उत्तल दर्पण
पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी। ए गलत है परंतु आर सही है। कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया गया उत्तल दर्पण, ये गलत है, यहाँ अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण से अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओपेरा हाउस सिडनी, ये सही है। काबा मक्का, ये भी सही है। ग्रांड कैनान अरिजोना, ये भी सही है। मर्डेका पैलेस मिस्र, ये गलत है। यहाँ पे होगा जकार्ता इंडोनेशिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। कारण, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है क्योंकि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। ऑर्गन गैस को सुस्त गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर होगा सी। एक तथा दो दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। इसका सही आंसर क्या है? सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर होगा डी। ये सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसके अपवाद हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर है ए, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। गोवा में 40, मिजोरम 40 एवं सिक्किम 32 इसके अपवाद हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। इसका सही आंसर होगा डी। ये तीनों सही है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत एवं राज्य की संचित निधियों एवं लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। आगे देखते हैं। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? दीवाने बंदगान, दार उल सफा, दीवाने कोही, दीवान ए इस्तिहाक। इसका सही आंसर है सी, दीवान ए कोही। दीवाने कोही कृषि विभाग था। कि कृषि विभाग से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अन्य सभी प्रशासनिक विभाग फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, द्वैतवाद, माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। निम्न कथनों पर विचार करें। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ
का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा बी, केवल एक। मार्कंडे मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तलचेर, महानदी घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरेनी, गोदावरी घाटी, सिंगरौली, नर्मदा घाटी। ये गलत है, यहाँ होगा सोन नदी घाटी। सोन नदी की घाटी में स्थित है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में। निम्न पर विचार करें। उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने। इसका आंसर है डी, संथाल विद्रोह 1855 से 56, पावना विद्रोह 1873 से 85, ताना भगत आंदोलन 1914, एका आंदोलन 1922। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। उपरोक्त में से सही कौन सा है? इसका आंसर होगा डी। ये तीनों सही हैं। की व्याख्या देखते हैं। सुई चुभाने पर इसकी नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। कारण, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। यह एक मोनोसैकेराइड है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? इसका आंसर है ए तथा दो दोनों। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में ग्रीन मफलर से तात्पर्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। इसका आंसर है बी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ये हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है थायमीन की कमी से। बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमीन की कमी से होता है। विटामिन B12 को रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। थायमीन को विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर है डी। ये सभी सही सुमेलित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। निम्नलिखित पर विचार करें। दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज, कोलकाता। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताएं। इसका आंसर है बी, दिल्ली कॉलेज
1824। मेयो कॉलेज ये अजमेर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। हिंदू कॉलेज ये कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1824 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है सी। ए तथा दो दोनों सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कारण, सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है क्योंकि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? कौन नहीं जाने जाते हैं? जीडी देशमुख, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता एवं बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर वर्ष 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बन्नी चारागाह गुजरात में है, ये सही सुमेलित है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड। खज्जियार ये सही सुमेलित नहीं है, ये होगा हिमाचल प्रदेश। और पहलगाम जम्मू कश्मीर ये सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में यहाँ केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कारण, सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? 1956 में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज विकास को आगे बढ़ाने हेतु सन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन, तारीखे यामिनी अल उतबी, तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। इसका आंसर होगा डी, ये सभी सुमेलित हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कारण, संविधान का अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 1 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 1 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा सी। 1 तथा 2 दोनों सही हैं।
मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। इस गर्त की अनुमानित गहराई लगभग 11,033 मीटर है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? काशी को। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? इसका आंसर होगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। दो पारदर्शक परंतु भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों के संपर्क तल पर जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना उत्पन्न होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। उपरोक्त में से सत्य है ए, 1 और 2 सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरा गलत है। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा 1564 वर्ष आयु समूह। जनसंख्या के पिरामिड में 15 से 64 वर्ष आयु समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा सी, ए तथा 2 दोनों। लाइकेन के संबंध में लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। सत्य कथन चुनें। इसका सही आंसर होगा सी, 1 तथा 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। शेख निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? रेंगमा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। अन्य सभी जनजातियां अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला ये गलत है, ये सिक्किम में होगा। जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड। इसका आंसर है बी। निम्नलिखित पर विचार करें। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना उपरोक्त में से कौन सा चंबल नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये सभी चंबल नदी पर स्थित है।
निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? क्रोमियम का। क्रोमियम धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल प्रयोग में लाए जाते। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ए। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये है जयपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मैसूर में। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, ये झांसी में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? इसका आंसर है ए, श्रावस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, जबकि अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 22.3 है। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई है 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। ISI का निशान इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग कहाँ स्थित है? आगरा में। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्प्रोक्त सभी? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा सी, 1 तथा 2 दोनों सही। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर होगा ए, पटना। एटा, पटना वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? एटा में। पार्वती अरंगा, यहाँ अर्गा होगा, ये स्थित है गोंडा में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार स्थित है चंदौली में। रानीपुर स्थित है बांदा में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है? बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर जिले में स्थापित है। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 तथा द्वितीय इकाई से 1 जुलाई 1992 को प्रारंभ हुआ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों को प्रतिमाओं
हेतु विख्यात है। महोबा, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ मंदिर से संबंधित है। कौशाम्बी में घोषिताराम विहार स्थित है। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया? नीरव डी शाह। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया। वह अमेरिका की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी होंगे। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? चिनाब नदी पर। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। इसकी ऊंचाई 240 फीट है तथा इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। इस वर्ष इस सम्मेलन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान था। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? विशाखापत्तनम। जनवरी 2023 में विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्रदान किया गया। इस स्टेशन को 6 श्रेणियों में कुल 100 में से 82 अंक प्राप्त हुए। जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? इसका आंसर है यूके। युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं यूके के मध्य किया गया। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने की अनुमति दी गई है। S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा C। 1 तथा 2 दोनों सही है। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त? 85वां। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? न्यूजीलैंड के। क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस पद पर उन्होंने जैसिंडा आर्डर्न का स्थान ग्रहण किया। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया? इसका आंसर है D। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को किया गया। इस एकीकृत योजना में अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिकता घरेलू
योजना का विलय कर दिया गया है। जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। 2023 में मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्थल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय था। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वावधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में जनवरी 2023 में किया गया। 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन की थीम क्या थी? डायस्पोरा। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। 27 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नया नामकरण किया। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना? क्रोएशिया। जनवरी 2023 में यूरोपीय देश क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत एवं मिस्र। भारत एवं मिस्र की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फेरिया इंटरनेशनल डी ट्यूरिज्मो का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फेरिया इंटरनेशनल डी ट्यूरिज्मो मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुई। इस देश विदेश की पर्यटन से संबंधित 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज की। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली, कर्नाटक था। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? INS बागीर। कलवारी श्रेणी की INS बागीर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को पश्चिमी नौसेना कमांड में तैनाती दी गई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, ये सही सुमेलित नहीं है। अ प्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा मानसी गुलाटी की नहीं, बराक ओबामा की है। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? राउरकेला, ओडिशा में। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन राउरकेला, ओडिशा में किया गया। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है। तो आज हमारा फर्स्ट टेस्ट पेपर समाप्त हुआ। हमारा फर्स्ट टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। मार्केट में जैसे ही और टेस्ट पेपर आएंगे
आपको सारे टेक्स्ट पेपर विद सॉल्यूशन करा दिए जाएंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।